रात के करीब 2 बजे कोलकाता की सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन एक घर के बाहर असामान्य हलचल थी। कैमरे लगे थे, पुलिस तैनात थी और अंदर बैठी थी ममता बनर्जी, वो महिला जिसने 34 साल पुराने लेफ्ट साम्राज्य को गिरा दिया था, वो नेता जिसे बंगाल में लोग दीदी कहते हैं, और वो चेहरा जिसे भारतीय राजनीति में बीजेपी के सबसे बड़े विरोधियों में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ममता बनर्जी इतनी ताकतवर थीं, अगर उनका बंगाल मॉडल इतना सफल था, अगर उनके पास मुस्लिम वोट, महिला वोट, ग्रामीण वोट सब कुछ था, तो फिर बीजेपी को रोकना इतना मुश्किल क्यों होता गया? कैसे एक ऐसा राज्य जहां कभी बीजेपी का नाम तक नहीं था, वहीं बीजेपी धीरे धीरे मुख्य विपक्ष बन गई? क्या यह सिर्फ नरेंद्र मोदी की राजनीति थी, या ममता बनर्जी की कुछ ऐसी गलतियां जिन्होंने बीजेपी के लिए रास्ता खोल दिया? ये कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये कहानी है सत्ता, डर, पहचान, धर्म और उस राजनीतिक युद्ध की जिसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। 2011 पश्चिम बंगाल में इतिहास बदल गया। 34 साल तक राज करने वाली लेफ्ट सरकार गिर चुकी थी और उसकी जगह आई थी ममता बनर्जी। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, तेज आवाज और सड़क की राजनीति। ममता बनर्जी ने खुद को गरीबों की नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने किसानों के आंदोलन किए, सिंगूर और नंदीग्राम में लड़ाई लड़ी और आखिरकार लेफ्ट को हटा दिया। उस समय बीजेपी बंगाल में लगभग शून्य थी, कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई मजबूत संगठन नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की लहर आई। पूरे भारत में बीजेपी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बंगाल अलग था। ममता बनर्जी ने खुलकर मोदी का विरोध शुरू किया। उन्होंने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ सबसे आक्रामक नेता के रूप में पेश किया। यहीं शायद पहली बड़ी राजनीतिक गलती हुई, क्योंकि जिस बीजेपी को बंगाल में कोई गंभीरता से नहीं लेता था, उसे अचानक सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया गया। और राजनीति में जब आप किसी छोटे खिलाड़ी को बार बार अपना सबसे बड़ा विरोधी बताते हैं, तो लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। धीरे धीरे बीजेपी ने बंगाल में अपनी जमीन बनानी शुरू की, पहले हिंदुत्व के जरिए, फिर पहचान की राजनीति के जरिए और फिर पीड़ित हिंदू नैरेटिव के जरिए। बीजेपी ने कहना शुरू किया कि बंगाल में तुष्टीकरण हो रहा है, कि ममता सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, कि सीमा पार से घुसपैठ हो रही है। और यहीं से बंगाल की राजनीति बदलने लगी। पहले बंगाल में चुनाव विकास बनाम विकास पर होते थे, अब चुनाव पहचान बनाम पहचान पर होने लगे। एक तरफ बंगाली अस्मिता, दूसरी तरफ हिंदू पहचान। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीत लीं। पूरे देश को झटका लगा। जिस राज्य में कभी बीजेपी का कोई बड़ा आधार नहीं था, वहां अब वो सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रही थी। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। 2021 विधानसभा चुनाव, ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये मोदी बनाम ममता का सीधा युद्ध बन चुका था। अमित शाह लगातार बंगाल में रैलियां कर रहे थे। नरेंद्र मोदी खुद चुनाव अभियान में उतर चुके थे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही थी। पूरा चुनाव एक फिल्म जैसा बन चुका था। बीजेपी कह रही थी परिवर्तन चाहिए, ममता कह रही थी बंगाल को बाहरी लोगों से बचाना है। और फिर आया वो नारा, खेला होबे। पूरा बंगाल इस नारे से गूंज उठा। आखिरकार ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी हार कर भी जीत गई थी। वो बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी थी। लेफ्ट खत्म हो चुका था, कांग्रेस लगभग गायब हो चुकी थी। अब बंगाल की राजनीति सिर्फ 2 चेहरों के बीच सिमट चुकी थी, मोदी और ममता। यही बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। फिर धीरे धीरे कुछ घटनाएं होने लगी, जिन्होंने ममता सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षक भर्ती घोटाला, नेताओं की गिरफ्तारी और फिर संदेश खाली। संदेश खाली का मामला पूरे देश में सुर्खियों में आया। महिलाओं ने आरोप लगाए कि स्थानीय नेताओं ने अत्याचार किए। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। टीवी चैनलों पर लगातार बहस होने लगी।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। बीजेपी ने कहा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। ममता बनर्जी की सबसे मजबूत छवि क्या थी? एक महिला नेता की छवि। और वहीं बीजेपी हमला कर रही थी। फिर आया सीएए का मुद्दा। ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कानून लोगों के लिए जाल साबित हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने इसे अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को संदेश दिया कि सिर्फ बीजेपी ही उन्हें नागरिकता दिला सकती है। उत्तर बंगाल में इसका असर दिखने लगा। धीरे धीरे बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि विकल्प की राजनीति शुरू की। और यही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जब तक विपक्ष बिखरा हुआ था, ममता सुरक्षित थी। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी मजबूत हुई, एंटी इनकम्बेंसी वोट एक जगह आने लगा। दिलचस्प बात यह थी कि ममता का बंगाल फॉर्मूला पूरी तरह फेल भी नहीं हुआ। महिलाओं के लिए योजनाएं, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, ग्रामीण सहायता, इन सब ने उन्हें मजबूत समर्थन दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी की सीटें कम हुई, लेकिन फिर भी बीजेपी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने एक भावना तैयार की। एक ऐसा वर्ग जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था, एक ऐसा वोटर जिसे लग रहा था कि उसकी पहचान खतरे में है, और एक ऐसा युवा जिसे नौकरी और विकास चाहिए था। ममता बनर्जी का मॉडल कल्याणकारी था, बीजेपी का मॉडल भावनात्मक और वैचारिक था। और राजनीति में जब भावना बनाम सुविधा की लड़ाई होती है तो नतीजे हमेशा सीधे नहीं होते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी खुद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी हैं और सबसे बड़ा मौका भी, क्योंकि जितना बड़ा उनका कद है उतनी ही बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ जमा होती गई। आज बंगाल की राजनीति एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। लेफ्ट लगभग खत्म, कांग्रेस कमजोर और पूरा राज्य दो खेमों में बटा हुआ। एक तरफ दीदी, दूसरी तरफ मोदी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ममता बनर्जी लंबे समय तक बीजेपी को रोक पाएंगी या बंगाल भी एक दिन पूरी तरह भगवा हो जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, बंगाल में सत्ता कभी स्थायी नहीं रही। कभी लेफ्ट अजेय लगती थी, फिर वो खत्म हो गई। आज ममता मजबूत दिखती हैं, लेकिन बीजेपी लगातार दरवाजा खटखटा रही है। और शायद बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।